जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोशन में स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। यह कहाँ से उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जाना जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये परिभाषा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए, इसमें मान लिया जाए, माना समय t1 पर वस्तु का वेग v1 है तथा t2 समय पश्चात वस्तु का वेग v2 हो जाता है। तो त्वरण क्या होगा? तो वेग परिवर्तन कितना होगा? अंतिम वेग v2 है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इस वेग परिवर्तन में समय कितना लगा? तो समय अंतराल, अंतिम समय t2 है और प्रारंभिक समय t1 है। तो ये t2 में से ये t1 घटा दिया जाएगा, तो t2 माइनस t1 ये टाइम इंटरवल हो जाएगा। वेग परिवर्तन v2 माइनस v1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा v। इसको लिख सकते हैं डेल्टा t। त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सेलरेशन इसका इंग्लिश होता है, a से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण a बराबर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, इसके बराबर हो जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये त्वरण है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण कितने प्रकार का होता है? त्वरण के प्रकार यहाँ दो टाइप का एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, देखिए दो तरह के जो त्वरण होते हैं, वह क्यों दो तरह का त्वरण होता है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे वेग परिवर्तन जो हो रहा है, तो इसमें v2 माइनस v1 जो है फर्स्ट वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक वेग v1 है। यहाँ पे लिखा गया है प्रारंभिक वेग, यानी वस्तु का प्रारंभ में वेग v1 है, अंतिम वेग v2 है। अब प्रारंभ में दो कंडीशन हो सकता है। पहला, v1 जो है v2 से अधिक हो जाए। जब v1 v2 से अधिक होगा तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये वेग परिवर्तन होगा जो डेल्टा v है। तो डेल्टा v v2 माइनस v1, अब देखो v2 कम है v1 से, तो जब ये कम होगा या अधिक होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऋणात्मक आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 माइनस 3, 2 से जब ये बड़ा होगा, 3 4 5 कुछ भी होगा, तो ये हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। कितना आएगा इससे नहीं मतलब है, इससे अभी नहीं मतलब है, निगेटिव आएगा। एक कंडीशन ये बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है? जब v2 बड़ा है, v2 इज ग्रेटर देन v1, यानी अंतिम वेग बड़ा है प्रारंभिक वेग से,
तो डेल्टा v क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग परिवर्तन। तो अंत में जितना वेग होगा उसमें से प्रारंभिक वेग को हम घटा देंगे तो वेग परिवर्तन निकल जाएगा। तो v2 माइनस v1, ये क्या आएगा, v2 बड़ा है v1 से, तो ये आ जाएगा धनात्मक। यानी यह जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया था 3 माइनस 2 कर लें अब, तो प्लस 1 आएगा, यानी प्लस आना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो जो वेग परिवर्तन हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो निगेटिव में वेग परिवर्तन हो रहा है, यानी यहाँ पे ए का मान निगेटिव भी आएगा और ए का मान पॉजिटिव आएगा। टाइम इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होता है और वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण होता है, जो यहाँ लिखा गया है। तो त्वरण जो है पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो ये कभी जो समय होगा कभी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी इसका मतलब केवल वेलोसिटी चेंजिंग में ऐसी समस्या होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसमें हम ये देखेंगे कि वस्तु का प्रारंभ में वेग कम है और बाद में अधिक है, या दूसरा कंडीशन होगा वस्तु का प्रारंभिक वेग अधिक है और बाद में कम हो जा रहा है। अब इसका भौतिक उदाहरण हम लोग समझेंगे कि एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे होता है। एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटी सी डिफिनीशन है जो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन होता कैसे है, अभी इसका कुछ और एग्जाम्पल लिया जाएगा। जैसे जो मैथमेटिकल टर्म्स अभी है, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको हम ये समझेंगे कि जब अधिक में से कम वाले को घटाएंगे, सॉरी कम में से अधिक वाले को घटाएंगे तो निगेटिव होगा, और अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। इस तरह से डेल्टा v जो है पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। तो डेल्टा v जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, निगेटिव होगा तो निगेटिव एक्सीलरेशन। इस प्रकार से त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। ये धनात्मक त्वरण होता है। अब धनात्मक त्वरण में क्या होगा, जब किसी निश्चित समांतराल में किसी समांतराल में वस्तु के वेग में, किसी समांतराल में जब वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो डेल्टा v प्लस आ रहा है तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इस धनात्मक त्वरण को केवल सामान्यतः त्वरण भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना होगा। धनात्मक त्वरण को केवल त्वरण भी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा निगेटिव एक्सीलरेशन। ऋणात्मक त्वरण। तो किसी समांतराल में जब वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है। तो इसी को डिफाइन करेंगे, किसी समांतराल में जब
वस्तु के वेग में कमी होती है, वस्तु के वेग में कमी होती है तो वस्तु का त्वरण ऋणात्मक वस्तु का त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। इसे सामान्यतः मंदन भी कहते हैं, इसे सामान्यतः मंदन भी कहते हैं। इस तरह से जो है त्वरण दो प्रकार का होगा। अब इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे ब्रेकर है, ठीक है, ब्रेकर है तो ब्रेकर से दूर यानी ब्रेकर की ओर आने वाली वस्तु, तो जब ब्रेकर होता है कहीं पे अगर ब्रेकर होगा तो ब्रेकर की ओर आने वाली वस्तु का वेग क्या होता है, कम होता है। तो ब्रेकर से दूर स्थित, तो ब्रेकर से दूर यहाँ पे एक पॉइंट मान लें ए, अब ब्रेकर को बी कर लिया जाए। तो ब्रेकर से दूर स्थित बिंदु ए पर वस्तु का वेग v1 मान लिया जाए, ये v2 होगा। तो ब्रेकर के तरफ जाते समय वस्तु का वेग क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, v2 इज लेस देन v1, यानी v1 अधिक है v2 से। दूसरा कंडीशन, अब ब्रेकर की तरफ आते समय ब्रेकर को पार करने के बाद वस्तु का वेग मान लिया जाए v3 है, और ब्रेकर से दूर जाने के बाद एक बिंदु C ले लिया जाए, यहाँ पे वेग v4 है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जब ब्रेकर से दूर जाते हैं तो वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो v4 माइनस v3, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो हमेशा वेग परिवर्तन निकालने का अंतिम वेग, यहाँ अंतिम वेग क्या है, v2 है, प्रारंभिक वेग v1 है। तो यहाँ क्या आएगा, अंतिम वेग v2 है जो कम है तो निगेटिव आएगा, ठीक है, यानी मंदन होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ धनात्मक त्वरण हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन अगर पॉजिटिव है तो धनात्मक त्वरण होगा, वेग परिवर्तन निगेटिव है तो ऋणात्मक त्वरण होगा। इसमें एक और कंडीशन आएगा जो प्रश्न में आएगा कि जैसे वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब कि प्रारंभ में वेग है शून्य है, तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, और जब विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है उसके कुछ समय पश्चात यानी डेल्टा टी समय अंतराल में उसका वेग कुछ हो जाएगा। तो इसको मान लिया जाए v1 0 है आज, इसके बाद v2 हो जाता है। तो वेग जो है 0 से बढ़कर v2 हो रहा है, यानी कुछ भी होगा 1 2 3 4 मीटर पर सेकंड इसका होगा। तो कुछ भी होगा तो क्या होगा, आप ये देख सकते हैं कि कुछ भी जब होगा वेग परिवर्तन तो ये बढ़ेगा ही, अर्थात यहाँ हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये कंडीशन बन रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि एक ये होता है जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल पे ब्रेक, साइकिल की चाल कुछ है, ब्रेक लगा देने के बाद कुछ समय पश्चात साइकिल विरामावस्था में आ जाती है, अर्थात अंत में वो रुक जाती है। अंतिम वेग उसका शून्य है और प्रारंभिक वेग कुछ भी हो, अंतिम वेग शून्य है तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो उसका जो वेग परिवर्तन होगा वो निगेटिव आएगा, यानी वहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा, यानी वहाँ मंदन होगा। ये दो शब्दों का उपयोग हुआ कि अंत में वेग शून्य है, अंत में वेग शून्य है, यानी अंतिम वेग शून्य है। अंत में वेग तब शून्य होगा जब वह वस्तु का गति धीरे धीरे कम होता रहता है, यानी वहाँ पे ऋणात्मक त्वरण होगा। और जब प्रारंभ में वेग जो है, प्रारंभिक वेग यानी विरामावस्था में है, तो ये दो शब्दों का उपयोग जो है प्रश्न में होता है। वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है वहाँ हमेशा धनात्मक त्वरण होगा, वस्तु चल कर रुक जाती है वहाँ हमेशा ऋणात्मक त्वरण होगा, ए निगेटिव होगा। इसी तरह से जो है
आपको ये ब्रेकर का बता दिए। इसी तरह से अगर कहीं क्राउड है, भीड़ है, तो भीड़ के तरफ जाते समय, भीड़ के तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो हमारे बस वाहन का या साइकिल का या मोटरसाइकिल का वेग क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे भीड़ से पार होते हैं तो वेग बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि ब्रेकर की ओर आते समय वेग कम होता है। इसी तरह से कोई तीक्ष्ण मोड़ है, तो कोई तीक्ष्ण मोड़ है यानी कोई रास्ता है जिसमें मोड़ आ रहा है, तो वो घुमावदार, ज़्यादा घुमावदार है, तो मोड़ के तरफ जाते समय वस्तु का वेग कम होता है। तो मोड़ से दूर वस्तु का वेग अधिक था, मोड़ के तरफ जाते समय वस्तु का वेग कम हो जाता है। तो वहाँ पे अंतिम वेग कम है और प्रारंभिक वेग उसका अधिक है, तो ऋणात्मक त्वरण होगा। यानी जो वाहन होता है या साइकिल है या मोटरसाइकिल है, उसका चाल जो है कम होता जाता है। जैसे मोड़ को पार करते हैं उस समय उसका वेग क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मोड़ को पार करते समय वेग कम था, मोड़ से जब दूर जाते हैं तो वेग बढ़ जाता है। तो अंतिम वेग अधिक है प्रारंभिक वेग की अपेक्षा, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी वहाँ वेग परिवर्तन धनात्मक आता है। तो ऋणात्मक वेग परिवर्तन और धनात्मक वेग परिवर्तन जो है, ये वेग परिवर्तन ऋणात्मक त्वरण और धनात्मक त्वरण ये वेग परिवर्तन पर डिपेंड करता है। यानी प्रारंभिक और अंतिम वेग, जब वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। अब डिफिनीशन पे अभी बताया गया आपको, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात यदि वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण नहीं होगा। कुछ दशाओं में, यानी पीछे बताया गया था कि वस्तु दो तरह की गति करती है, एक समान गति और असमान गति। तो सामान्यतः बताए थे कि हम लोग जो गति करते हैं वो असमान गति करते हैं। जब असमान गति करते हैं इसका मतलब त्वरण उत्पन्न होगा। और यदि वस्तु एक समान चाल से ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है तो वहाँ पे त्वरण जो है, जब वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं तो त्वरण वहाँ शून्य होगा, अर्थात कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान रखना होगा डिफिनीशन क्या कर रहा है, वेग परिवर्तन होगा तब त्वरण होगा, वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं हो सकता है। कुछ स्थितियों में जो है त्वरण जो है यूनिफॉर्म मोशन होने के बाद भी, यूनिफॉर्म मोशन होने के बाद भी त्वरण उत्पन्न होता है। तो उसको भी समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है। अभी बताया गया वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण शून्य होगा, यह केवल ऋजुरेखीय पथ पर गति के लिए होता है। तो देखिए वेग के बारे में और त्वरण के बारे में और क्या जानकारी रख सकते हैं आप लोग। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक, त्वरण का SI या MKS मात्रक, SI पद्धति में या MKS पद्धति में मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको साइंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, सेमी पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये दो त्वरण हो गया। त्वरण सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि होती है। जब त्वरण सदिश राशि है तो इसमें दिशा परिवर्तित होता है, यानी दिशा इसमें होता है। इस दिशा होने की वजह से, जैसे सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो कोई वस्तु एक समान गति से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन होने के बाद भी, अर्थात बस इतना याद रखना आपको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी वृत्तीय एक समान गति में वस्तु के वेग परिवर्तन नहीं होने के बाद भी उसका त्वरण जो है शून्य नहीं होता है, त्वरण होता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऋजुरेखीय पथ पर गति है और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है
यहाँ पे वेग में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात त्वरण शून्य होगा। यहाँ वेग परिवर्तन होने का कारण क्या होता है? डायरेक्शन का चेंज होना। जैसे वस्तु का वेग इधर है v, यहाँ पर भी v है, तो बिंदु A पर भी v है, यहाँ भी v है, तो एक समान तो वेग है, लेकिन वेग परिवर्तन जब निकालेंगे इसकी दिशा विपरीत है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो यह v माइनस v हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2v प्लस हो जाएगा, यानी डेल्टा v जो होगा वो 2v हो जाएगा। ठीक है, यह सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है। इसका डिटेल 9th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, ये अगली कक्षाओं में पढ़ना होगा। तो आपको वह ये याद रखना है कि त्वरण क्या होता है। तो आपको बताया गया त्वरण वेग परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होगा। वेग परिवर्तन होना स्वाभाविक है, जैसे ये बिल्कुल दैनिक जीवन में ये संभव है कि कोई भी वस्तु गति कर रही होती है तो वेग परिवर्तन कर रही होती है, चाहे वह ट्रेन की गति हो, किसी वाहन की गति हो, साइकिल की गति हो, किसी व्यक्ति की गति हो, वो हमेशा वेग में परिवर्तन करता रहता है। वेग परिवर्तन होना, जैसा कि अभी बताया गया है, भीड़ की तरफ जाना, भीड़ से बाहर जाना, उस समय वेग परिवर्तन होता रहता है। वाहनों में एक्सेलरेटर लगा होता है, वह एक्सेलरेटर क्या करता है? वेग परिवर्तन ही करता है, यानी वह त्वरित गति करता है। अब इसमें 2-3 बातें याद रखना होगा। एक तो त्वरण की परिभाषा, त्वरण 2 प्रकार का होता है, ये बता दिया गया। त्वरण का SI MKS मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का CGS पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण सदिश राशि होता है, जिसका एक एग्जाम्पल ये बताया गया। ये ध्यान रखना होगा, एक समान गति, एक समान रेखीय गति हो रहा है। तो चूंकि इस चैप्टर मोशन वाले चैप्टर में हम एक ही प्रकार के मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो है केवल एक ही प्रकार के मूवमेंट कर रहा है, वह कौन सा है? लीनियर मोशन, यानी 1 डायमेंशनल मोशन, जिसको रिजरेखीय गति भी कहते हैं। तो रिजरेखीय गति पढ़ना है हमको, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना है। तो रिजरेखीय गति अगर हो रहा है तो वस्तु में यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। उसका कारण होगा प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या है? वो बराबर है, तो वेग परिवर्तन क्या आएगा? शून्य आएगा। शून्य में समय अंतराल से भाग करेंगे तो त्वरण भी शून्य आएगा। तो ये आपके पास जो है टॉपिक था मोशन वाले में, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको बता दें कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हो रहा है वस्तु का, 2 तरह का वेग है। इसके पहले दूरी पढ़ा गया था या विस्थापन, फिर वेग पढ़ा गया या चाल पढ़ा गया। तो इसमें जो है डिस्टेंस आ रहा है, जिसको मान ले डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को s से, वेलोसिटी को स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी को v वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बताया था अंतर, तो इसका मॉडुलस जो यही होता है, इसका मॉडुलस स्पीड होता है, वेलोसिटी का मॉडुलस स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस जो है डिस्टेंस होता है, मापांक, और एक्सेलरेशन पढ़ लिया गया। त्वरण भी सदिश राशि होता है, इसका मॉडुलस जो है ये होगा। तो और सब में जो है टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, समय के साथ साथ ये विस्थापन, वेग, त्वरण सब हो रहा है। तो S, T और A, और इसमें वेलोसिटी में 2 तरह का परिवर्तन बताया गया, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। तो इन सब में एक रिलेशन स्थापित किया जाता है। इसके विषय में, इस रिलेशन के जो रिलेशन होता है उसको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा, नेक्स्ट क्लास होगा हम लोगों का गति के समीकरण क्या होते हैं और उसको प्राप्त कैसे करते हैं। तो आपको बता दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हम गति के समीकरण को प्रूफ करेंगे। वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है, और दूसरा ग्राफ कैसे प्लाट किया जाता है ये सीखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, यानी जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसको ग्राफ द्वारा कैसे निरूपित करेंगे ये पढ़ेंगे। तब तक आप आज के क्लास को, पिछले क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।